क्योंकि वो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में टका के ये मेहरबान कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलता कि मुस्तफा खर साहब के ज़माने में जो 10C का बोनस हमने हड़ताल के ज़रिए मंजूर कराया कि नेशनल बैंक, अबीब बैंक, UBL, ये 3 बैंक जो थे ये अच्छी पोजीशन में होते थे। हम 25 साल मुतवातर CBA बनते रहे, जिसको आप कह सकते हैं कि सिल्वर जुबली CBA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान शरीफ, कोटला न्यूज़ की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान बैंकिंग अप्लायंस यूनियन के चीफ ऑर्गेनाइज़र, UBL अप्लायंस यूनियन के सदर, ऑल पाकिस्तान वफाकी तंजीम मालियाती अदारा जात मलिक मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आपको तकलीफ दी है, आपसे जानना चाहेंगे आपने इब्तदाई तालीम किधर हासिल की? माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपका और आपके साथी आसिम साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कोटला न्यूज़ चैनल की तरफ से मुझे आज बुलाया, दावत दी, और ये जो बातें आप मुझसे पूछेंगे या मैं बताऊंगा तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री के मुलाजमीन के मुतल्लिक़ होंगी। तो इसमें मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तालीम इधर गुजरात में यहाँ हुई जी। मैट्रिक मैंने हाई स्कूल ककराली से किया 1963 में, और जो UBL की मुलाजमत। सर आप बैंकिंग की मुलाजमत में किस तरह आए? आपका शौक था या मजबूरी थी? जी, उसमें आप ये कह लें कि शौक सिर्फ बैंकिंग में आने का शौक नहीं था, क्योंकि गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था। तो मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह गरी करामत करे, उन्होंने मैट्रिक के बाद मुझे कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं, फैमिली बड़ी है। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे आप मेहरबानी करें, पढ़ा दें, आगे पढ़ाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये सूरत हाल मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप बेटा मेरे साथ आ जाएं और आपके लिए कोई मैं नौकरी ढूंढता हूँ। तो ये उनके तवज्जुह से, वालिद साहब मरहूम मगफूर के तवज्जुह से मुझे UBL में मुलाजमत मिल गई। आप किस सन में बैंक में मुलाजिम हुए? जी, मैं 1966 में। तो ये यूनियन का शौक आपको कैसे चढ़ा, या क्या इसमें आपको जरूरत महसूस हुई यूनियन की? वो इस तरह हुआ कि जिस दिन मैंने बैंक में मुलाजमत इख्तियार की, वो मैंने लाहौर में की। नौकरी मुझे वहाँ पे मिली, तो वहाँ से मुझे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ज़रिए गुजरात ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई दोस्त यहाँ पे थे, लाहौर के थे, गुजरात में, और उन्होंने अप्रोच कराया मैनेजमेंट को, तो उन्होंने मुझे गुजरात भेज दिया और वो यहाँ से लाहौर चले गए। यहाँ आने के बाद मैंने बतौर कैशियर अपनी सीट पे मैं काम करता रहा। उस वक्त 1969 का शायद दौर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक प्रेशर था कि बैंकों में यूनियंस को बनने का मौका मिलना चाहिए। तो दूसरे शहरों में भी यूनियंस फॉर्म की गई। हमारे शहर में सियालकोट से कुछ मेरे दोस्त मेहरबान यहाँ यूनियन बनाने की दावत देने के लिए तशरीफ़ लाए गुजरात में। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी बना लेंगे यूनियन, अगर आप मदद करें तो किस तरह बनानी है आप हमें बताएं। वो चूँकि वहाँ सियालकोट में अपनी यूनियन बना चुके थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह मीटिंग कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो इतना उस वक्त इतना खौफ था मैनेजमेंट का कि अगर पता चल गया तो सीधा सीधा मुलाजमत से वो निकाल के घर भेज देंगे। तो हमने गुजरात में एक रेक्सैमा के पास एक बाड़ा था भैंसों का, वहाँ उस बाड़े में हमने मीटिंग की कि किसी को ये पता ही ना चले
कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो बाड़े के मालिक थे शेख यूनुस ज़िया साहब, अल्लाह करी करामत करे, वो दुनिया में नहीं रहे। वो हमारे साथ पहले सदर बने हमारी यूनियन के, और मैं वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बना। तो वहाँ से फिर वो सियालकोट वाले साथी जो थे वो हमारे साथ गए, बल्कि नेशनल बैंक थे, एक बुज़ुर्ग थे मेरे ख्वाजा सलीम साहब, उनका ताल्लुक नेशनल बैंक से था। वो सियालकोट से दूसरे दिन मेरे साथ लाहौर गए, जहाँ जाके हमने अपने 105 अपर माल पे यूनियन के कागजात जमा करवाए। जब कागजात जमा करवा के आए तो उस वक्त मैनेजमेंट इतनी घबराई हुई थी कि जो जोनल हेड थे या मैनेजर थे, उस वक्त यहाँ जोन नहीं था, मैनेजर ही थे गुजरात में, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बजाय इसके कि वो हमें कभी अपने टेबल के सामने बैठने की इजाज़त नहीं देते थे, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। खुद अपने गले में हाथ डाल के अपने ब्रांच मैनेजर के कमरे में लेके गए, हमें तवाज़ो की, केक खिलाए, बताया कि यूनियन बन गई है, हम आपके भाई हैं, ये है। यहाँ से मसला शुरू हुआ। तो क्या समझते हैं, आपने तकरीबन उम्र का एक हिस्सा यूनियन में गुजार दिया, आपने अपने साथी मुलाजमों के लिए क्या वर्क किया, या आपने क्या कामयाबी हासिल की, या किस या नाकामी रही, या क्या उसमें आप समझते हैं? नहीं, ये बात तो एक तय है कि वो मैनेजमेंट जो है, वो जब उनका वो पीपल्स पार्टी का प्रेशर था तो उसमें वो ट्रेड यूनियन को तस्लीम तो कर गए जी, आधे दिल से या ऊपर वाले दिल से, जी, लेकिन उनके ज़हन में ये था कि इसको अच्छे तरीके से पनपने नहीं देना। जी, लेकिन हम जो है, हमने कोशिश शुरू कर दी कि ये गुजरात की यूनियन है, तो उसके बाद मैंने कोशिश की लोगों से रब्ता करके, इसको आप ये कह सकते हैं कि खुदादाद सलाहियत थी मेरे में। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ रब्ते करता था और मुझे कौन गाइड करता था। गाइड कोई नहीं करता था, वो अंदर से पता नहीं कुछ चीज़ें निकलती थी। तो मैं दूसरे लोगों को दावत देता था, दूसरे शहर वालों को, कि एक एक यूनियन तो बन गई है हर ज़िले में या हर जोन में, तो अब इसको यूनाइट करके इकट्ठा कर लें तो सूरत हाल हमारी और बेहतर हो जाएगी। तो आप जिला गुजरात से पंजाब में गए, फिर मरकज में पूरे पाकिस्तान के यूनियन के आप में आपके पास होते हैं माशाल्लाह। तो ये किस तरह एक छोटे ज़िले से आप ऊपर तक गए, इसमें क्या आपको आपके ऊपर किसी का हाथ था, या अपनी मेहनत थी, या साथियों की मदद से? देखें भाई, ये बात, इसको आप कह सकते हैं साथियों की मदद भी थी। जी, जिनके लिए मैं काम करना चाहता था वो भी मेरे लिए दुआ गो थे। जी, लेकिन या तो वालदेन की दुआ थी या जी, ऊपर से अल्लाह का करम कह लें सही, कि इस तरह आप जो सवाल आपने किया कि मेरा गांव छोटा सा गांव है, जी, और मैं समझता था कि गुजरात जो है ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर के मुकाबले में एक छोटा सा शहर है। जी, इसको आप गांव ही कह सकते हैं, जी, तो वो बड़े बड़े शहर हैं। जी, तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं लोगों से रब्ता करता रहा। सबसे पहला रब्ता मैंने किया कि मुल्क की सतह की फेडरेशन बनाई जाए। उसकी मीटिंग भी मैंने गुजरात में रखी। जी, अब मुझे नहीं पता कि ये मत मुझे कहाँ से आई कि पेशावर के लोगों को मैंने बुलाया, वो गुजरात आए, पिंडी वाले गुजरात आए, मुल्तान वाले गुजरात आए। जी, तो सबसे पहला जो सदर बनाया गया था जी, वो हमारा था, इस्माइल नाम था उसका, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो दुनिया से चले गए। उसका नाम था इस्माइल कोचा, सही, पेशावर के पठान थे वो। जी, उनको सदर बनाया। और रावलपिंडी से हमारे दो साथी थे, एक अब्दुल्ला भट्ट साहब और एक जुबैर साहब। जी, तो अब्दुल्ला भट्ट साहब जो है वो सियालकोट के रहने वाले थे, सही, रंधीर मोड़ के। जी, उनसे जब पूछा कि भाई आपको सीट दी जाए इस्लामाबाद पिंडी को, तो उन्होंने कहा जुबैर को दे दो। जी, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, जी, लालच नहीं किया, उन्होंने कहा जुबैर को दे दो। जी, तो पहली जो फेडरेशन पाकिस्तान लेवल पे बनी उसका सदर था पेशावर से, जी, सेक्रेटरी जनरल था पिंडी से। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे सेक्रेटरी इतलात या प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी जिसे कहते हैं जी, वो बना दो। सही, अच्छा, जब वो हम आगे लेके चले तो उस वक्त मुल्की सतह पे फेडरेशन की रजिस्ट्रेशन का कोई अदारा था ही नहीं। जी, फिर वो फेडरेशन में वापस आना पड़ा। फिर मैंने कोशिश की तो पंजाब फेडरेशन जो है उसकी भी मीटिंग हमने दोबारा गुजरात में की, जी, और सिर्फ पंजाब के लोगों को बुलाया। और उसमें वो तय हो गया कि पंजाब फेडरेशन जो है ये रजिस्टर्ड करा ली जाए। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाहौर से हो सकती है। हो सकती थी, पंजाब से हो सकती थी। वो मुझे फिर उन्होंने
मैंने उन दोस्तों को कहा, सियालकोट के दोस्त हैं, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, दुनिया से चले गए। अलीफ डार साहब थे, समी शेख साहब थे, और एक और भी साथी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो गुजरात की यूनियन बनाने वाले थे। मैंने उन्हें कहा कि ये जो फेडरेशन की सदारत मिल रही है, आपने तो मेरी यूनियन बनाई, मैं तो आपका शागिर्द हुआ, आप आ जाएं। सियालकोट वाले दोनों साथियों से, एक और भी थे शफीक मुगल साहब, वो बड़े एक्टिव थे। मैंने कहा भाई आप तीनों में से कोई बंदा आ जाए, मैं आपके साथ बतौर जूनियर काम करूंगा। वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं ये शायद हमारा काम नहीं है, तुम ही इसके सदर बनो। फिर मैं उसका सदर बन गया। उसमें भी हमने बहुत जदोजहद की। मुस्तफ़ा खार साहब जो गवर्नर पंजाब थे, उनसे हमने हड़ताल के जरिए 10C का जो बोनस था, जो कानूनी था, वो हमने मंजूर कराया। 7 दिन हमारी हड़ताल रही। उनकी मेहरबानी के जब बात समझ गए, पहले उन्होंने मुझे थ्रेट दिया कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उन दिनों में पुलिस ने हड़ताल की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तारी साहब को कहा है कि कब्जा कर लो थानों पे, तो आप क्या समझ रहे हैं बैंक में हम कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब उनको पता चला ना कि ये कानूनी मसला है, 10C का बोनस किताब में लिखा हुआ है, तो वो राजा इफ्तिखारुल्लाह साहब थे, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, पंजाब के डायरेक्टर थे। उनको उन्होंने पूछा कि ये नौजवान क्या कहता है, उन्होंने कहा जी लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सेक्रेटरी लेबर जो लाहौर में होते हैं उनको पूछा कि ये जो क्या कहता है, उसने भी कहा, उन्होंने मेहरबान ने भी कहा कि ये सही कहता है। वहां से खर साहब ने टर्न ले लिया कि जब ये ठीक कहता है तो 7 दिनों से UBL में हड़ताल किस लिए हुई है। मैंने कहा जी ये पीपल पार्टी के खिलाफ एक साजिश है। वो वहाँ पे हमारा मसला हल करा दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर UBL की पाकिस्तान लेवल की जो तंजीम है, मेरी तगदो थी कि अब हम दूसरे सूबों को भी साथ मिला लें। और फिर बिल आखिर अल्लाह ने करम किया, इख्तलाफात के बावजूद वो मैनेजमेंट ने इख्तलाफात डाले कि ये वो KP के सूबा सरहद है, वो पठान है या पंजाबी है फलाने, तो लेकिन उनकी मैनेजमेंट की शायद चल नहीं सकी थी, तो हम मुल्की सतह पे इकट्ठे हो गए। उसमें मैं पाकिस्तान पे UBL एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का सदर बना, और अब्दुल अजीज मेमन साहब कराची से, जो उस वक्त पीपल पार्टी के MNA थे, वो सेक्रेटरी जनरल बने, वो हमारी तंजीम के। इस तरह ये UBL वाला मसला जो है आपको बताया। तो आगे चल के फिर उससे भी आगे हमारी एक मीटिंग होती है कि ऑल बैंक्स के जितने हैं दूसरे यूनियन, उनको भी बुलाएं। वो भी हमारी मीटिंग हुई पुठवार होटल में। तो पुठवार होटल जो है रावलपिंडी मरी रोड पे मौजूद है, वहाँ पे मीटिंग हुई है। और उसमें मेरे साथी थे चौधरी क्यूम साहब, शौकत अली भट्टी साहब, ये सब लोगों ने वहाँ पे मेरी मदद की। और उस तंजीम में जो ऑल बैंक्स की थी, उसमें मैं बना राब्ता कमेटी का चेयरमैन। मसूद अख्तर क्यानी साहब MCB वाले चेयरमैन बने, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब सेक्रेटरी जनरल कराची वाले बने, और मैं राब्ता कमेटी का चेयरमैन बना। और वो तंजीम भी चलती रही। बिल आखिर अब मैं उस तंजीम का चेयरमैन हूँ। जब दूसरे साथी सारे प्रमोट हो गए या चले गए, तो उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। और जो दूसरी हमारी तंजीम बनी हुई है, पाकिस्तान बैंकिंग इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये भी हमने NIRC में एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराई। और उसके बाद फिर और साथी भी आ गए, इंश्योरेंस वाले भी आ गए, सारे बैंकों वाले आ गए, तो ये भी हमने रजिस्टर्ड कराई NIRC से। उसका मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। आपके यूनियन मुखालफिन कहते हैं कि यूनियन की वजह से लोगों के कैरियर तबाह हो गए, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो आप फरमा रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। ट्रेड यूनियन बनाना जो है, एसोसिएशन बनाना राइट्स के लिए होता है। कोई भी आप इकट्ठ करते हैं तो उसका कोई पर्पस तो होता है कि आप क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो यूनियन फॉर्म करना जो है वो यही था कि बैंकों की इंतजामिया या दूसरे अदारे लोगों को उनके मुफादात जो होते थे ना, वो नहीं दे रहे थे। उसका काम कहाँ, सैलरी ठीक नहीं दे रहे थे, अगर ओवर टाइम नहीं ठीक दे रहे थे। आप क्या समझते हैं क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं बैंक मुलाजमीन के साथ? बैंक मुलाजमीन के साथ ये ज्यादतियाँ उसी वक्त से शुरू हैं जब हमने ये शुरू किया। तो पहले तो बैंक इंतजामिया दब गई, वो प्रेशर था उनके, गवर्नमेंट पर भी कोई प्रेशर था उस जमाने में। लेकिन बाद में उन्होंने अंदर खाना जो साजिशें होती हैं कि पॉकेट यूनियन बनाना, हमारे साथियों को खरीदना
यूनियन को डैमेज करना, अदारे के अंदर लड़ाइयाँ करवाना, ये उनका काम शुरू हो गया था कि हमने इनको पनपने नहीं देना। और हम क्या चाहते क्या थे, पहला जो एग्रीमेंट हमारा हुआ, हम चाहते थे कि बैंक इंतजामिया को हम चार्टर ऑफ डिमांड दें कि हमारे ये मसाइल हैं। हम ये मसाइल थे कि सैलरी का राइज, वर्किंग पोजीशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए, एनवायरनमेंट बेहतर होनी चाहिए, शादी का कोई मसला बनता है उसके लिए शादी अलाउंस होगा। ये ऐसी चीज़ें जो मुलाजमीन के मुतल्लिक थी या उनके राइज के लिए थी, हम वो पेश करते थे। क्या क्या चीज़ें आप हल करवा सके सारे लोग? मैं उसमें अर्ज करता हूँ कि हमने पहला जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये जो चीज़ है इसमें भी हमें राइज दिया जाए, ये अनाउंस किया जाए, ये भी दिया जाए। तो बिल आखिर हमारी ये कामयाबी हुई कि हमने बैंक इंतज़ामिया के साथ बायलैटरल मुज़ाकरात करके टेबल पे, बैंक इंतज़ामिया का वफद बैठा है, हमारा बैठा है, हमने वो सारी बातें तय की हैं। बैंक वालों ने कहा कि हम ये मानते हैं, ये नहीं मानते, ये मानते हैं, ये नहीं मानते। बिल आखिर हमारा एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ। तो जिस दिन वो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, मैं समझता हूँ कि वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि बैंकों की इंतज़ामिया ने हमें बतौर CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के तौर पे कबूल किया। फिर हमारा रास्ता जो है वो कुछ बेहतर होता गया, लेकिन जो बेहतर होता गया तो बैंक इंतज़ामिया ने एक अदारे में एक CBA यूनियन है, उसके मुकाबले में एक यूनियन और खड़ी कर दी, जिसे आप कह सकते हैं कि अंदर वाली यूनियन या बाहर वाली यूनियन। ये दूसरे अदारों में तो फैक्ट्री में कहते हैं अंदर वाली या बाहर वाली, बैंकों में था कि पॉकेट यूनियन। CBA यूनियन के खिलाफ पॉकेट यूनियन बन गई है, और पॉकेट यूनियन जो है उसका और CBA यूनियन का रेफरेंडम होगा, वो उनके भी वोट पड़ेंगे, उनके भी पड़ेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पूरी ज़िंदगी में जब मैंने गुजरात में वक्त गुजारा, उसमें 25 साल के दौरान जितने भी इलेक्शन हुए सीक्रेट बैलेट से, उसमें मैं या मेरे साथी हम इलेक्शन नहीं आ रहे। हम 25 साल मुतवातर CBA बनते रहे, जिसको आप कह सकते हैं कि सिल्वर जुबली CBA। तो वो सबसे हमारी पहली कामयाबी थी। फिर उसके बाद हुआ कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मुस्तफ़ा खर साहब के ज़माने में जो 10C का बोनस हमने हड़ताल के ज़रिए मंजूर कराया, वो भी हमारी एक कामयाबी थी कि हमारा जायज़ मसला था, हमने हड़ताल किए, पावर शो किए, वो भी मसला हल हुआ। मुल्की सतह पे जो हमारी फेडरेशन थी, उसके भी हमारे साथ बैंक हेड ऑफिस इंतज़ामिया के साथ हमारे मुज़ाकरात होते थे कि ये चीज़ें आप हमें दे दें, हाउस बिल्डिंग में एनहांस कर दें, उनके ये सहूलत कर दें, प्रमोशन में ऐसे कर दें, प्रमोशन इतने % होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम उसको हासिल करते रहे। लेकिन 97 में आके जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई, बैंक इंतज़ामिया ने बड़ी सोच विचार के बाद, क्योंकि पहले होता था वेज कमीशन अवार्ड, हुकूमत की तरफ से एक वेज कमीशन बनता था, वो हमारे बैंक मुलाजमीन के मसाइल पे या तनहाओं पे या राइज पे सोचा करता था कि इनको कितना राइज देना है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बुलाया भी करती थी कि हर बैंक आ जाए, UBL, अभी बैंक, अलाइड बैंक, MCB, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, आगे बात करेंगे। हाँ, एक प्लेटफार्म था। फिर वहाँ पे हमारा जो मसला हल होता था, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारा वेज कमीशन अवार्ड का ऐलान किया करती थी कि ये अवार्ड का ऐलान हो गया, और उसमें फलां ये राय दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। और उसमें मुझे याद है कि नेशनल बैंक, अबीब बैंक, UBL, ये 3 बैंक जो थे ये अच्छी पोजीशन में होते थे। अलाइड बैंक और MCB की मैनेजमेंट, चूँकि बैंक उस वक्त सरकारी थे, वो माजरत किया करते थे दोनों बैंक के, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, वेज कमीशन अवार्ड के मुताबिक जो अवार्ड आया है उसके एरियर वेरियर हम तो नहीं दे सकते। तो वो ऊपर से गवर्नर स्टेट बैंक या जो भी कहता था आहिस्ता आहिस्ता कर लें भाई। तो मकसद पहला वो था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये CBA के ज़रिए आप बात करें। जब उन्होंने देखा कि CBA के ज़रिए भी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो उनकी जो लूट मार थी, सबसे बड़ा मसला हमारे खिलाफ उस वक्त शुरू है जब बैंकों की इंतज़ामिया ने देखा है कि जब जो लूट मार हम करते हैं ये उसका इजहार करते हैं, जिक्र करते हैं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ,
फिर उन्होंने हमारे खिलाफ पॉकेट यूनियन, रेफरेंडम, यूनियन में 2 ग्रुप, मतलब एक दूसरे को मैनेज करके तो तुम अपने साथी के गले पड़ जाओ, ताकि वो तुम्हारा साथी जो है, मिसाल के तौर पे मलक मोहम्मद हुसैन है, ये सीबीए है, इससे 2 दिन में 2 दफा लड़ाई करा दो, इसका टेम्परेचर खुद ही कम हो जाएगा। तो ये सूरत हाल बैंकों की इंतजामिया ने शुरू की है, और आज तक मेरा कहना चाहिए बैंक तो प्राइवेट हो गए हैं, लेकिन करप्शन जो है बैंकों में बिल्कुल उसी तरह है। और ये नहीं कि सिर्फ ये खाते हैं, ये विलफुल डिफॉल्ट भी है एक, उसको आम बंदे को बताएं तो कहते हैं विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है। करप्शन हो रही है आप समझते हैं? ये मैं बताता हूँ आपको। अब ये कहेंगे चूंकि प्राइवेट है तो आपका इससे क्या ताल्लुक, लेकिन हम कहते हैं कि जो बैंक मुलाजम कमाता है वो उसको देना आप। ये करते क्या है कि रेनोवेशन करनी ब्रांच की, तो रेनोवेशन के लिए इन्होंने पार्टी, एक दफ्तर है, वहां से 3 बंदे आते हैं, XYZ में फलां से आया, आपने बैंक की रेनोवेशन करानी है, इतने लाख में हो जाए, हम इतने लाख में कर देंगे। फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा आता उसी दफ्तर से है, वो कहता है हम इतने में कर देंगे। तीसरा आता है, वो लास्ट लेके आता है, बैंक का मैनेजर या जो भी है, उसे कहता है ये फाइनल हो गया। दफ्तर एक ही है, क्योंकि वो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में टका के ये मेहरबान कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलता। तो जो रेनोवेशन है, रेनोवेशन में ये तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। तो कहते जी बैंक चूंकि प्राइवेट हो गए, अच्छा प्राइवेट हो गए तो जो मुनाफा आ रहा है, जो वहां पे मुलाजिम बैठे हुए हैं, आप उनकी उस सैलरी का राइज देना भाई, सैलरी का राइज तो देते नहीं। थ्रेट ये है कि अगर यूनियन का नाम लिया तो फारग हो जाओगे। यूबीएल में ये कहा जाता है कि मलक मोहम्मद हुसैन को जानते हो, तो कहते जी हाँ पुराने साथी हमारे वो यूनियन वाले। तो कहते अगर वो बैंक में वापस नहीं आया तो तुम कैसे आओगे, इसलिए आराम से जो हम कहते हैं वो करें। शौकत भट्टी को जानते हो? आप की नौकरी खत्म हो गई है यूबीएल? जी नौकरी हमारी, इन्होंने जब मेहरबानी हुई 97 में, जब जरदारी साहब बैंक ले रहे थे, हमने अपोज किया कि जो बैंक लेने वाला था, पहले हमें तासुर दिया गया कि ये बैंक लेने वाला सऊदी शहजादा है। तो हमने कहा सऊदी शहजादा है तो हो सकता है हमें कोई वो अच्छी सहूलतें दे दे। लेकिन जब पता चला कि कोई वो मेहरबान है सिंध वाले, वो अच्छे लोग नहीं है, मैं उसको कहूँ फ्राडिया, अगर वो जिंदा हो तो कहेगा यार ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, वो अच्छे लोग नहीं थे। हमने कहा नहीं जी बैंक इसको तो नहीं जाना चाहिए। जरदारी साहब को गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने हमें, वो कितने बंदे थे, यूबीएल पे क्रैक डाउन करा दिया स्टेट बैंक की तरफ से। हालांकि उनका MNA अपना अब्दुल अजीज मेमन साहब वो मौजूद थे उसमें, उन्होंने हमें 7 महीने, मैंने 7 महीने जेल काटी है, कराची सेंट्रल जेल। बुनियाद क्या थी कि आपने यूबीएल की प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की। अच्छा ये जरूरी नहीं कि हमारे कहने पे जरदारी साहब को बैंक ना दिया गया हो, हम इतने पावरफुल नहीं थे, और भी लोग थे जो चाहते होंगे कि जरदारी साहब को बैंक ना मिले, लेकिन गुस्सा सारा हम पे निकला, हम 7 महीने जेल काटी। उसके बाद जज साहब की मेहरबानी कह लें कि उन्होंने कहा कि ये इतने 10 साल केस चला है, और मैं 10 साल मुतवातर गुजरात से हर 1.5 महीने के बाद ट्रेन पे बैठ के कराची बैंकिंग कोर्ट में तारीख भुगतने जाता रहा हूँ। तो जज साहब ने जब हमें बरी किया, फिर हमने सूट फॉर डैमेजेस का केस किया बैंकिंग कोर्ट कराची में, या कराची हाई कोर्ट में, कि मुझे 7 महीने किस हिसाब से आपने लगवाए, भाई मैंने तो जुर्म किया ही नहीं। अभी तक वो केस हमारा सिंध हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। उसका हमें, मेरा ये यकीन है कि ये हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह इसकी बुनियादें और मजबूत करे। लेकिन ये जो माफिया है, ये हमारे जैसे मजदूर लोगों को इस पाकिस्तान में शायद रहने देने के लिए भी ये राजी नहीं है। कि मैंने अगर सूट फॉर डैमेजेस का केस किया हुआ है तो कितने साल हो गए हैं, उसकी कोई डेट ही नहीं पड़ती, अगर पड़ती है तो लेफ्ट ओवर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुलाजमीन के मसाइल थे उनको 97 में 27B का एक कानून पास किया गया, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 में अमेंड करके
27B की क्लास थी जालमाना कानून, उसको लागू किया। मलिक साहब ये बताएं, आपके साथ और कितने साथी थे जो उस वक्त बैंक से फारिग हुए? उस वक्त जब इन्होंने हमें क्रैकडाउन जब हुआ, क्रैकडाउन हुआ तो उसमें इन्होंने हमें वहाँ गिरफ्तार किया। जी तो कुछ साथी तो पंजाब से थे, जी मैं पंजाब से था, जी बहावलपुर से थे, कोयटा से थे, ठीक है, हैदराबाद से थे, हाँ जी, सरगोदा से थे, फिर ज़्यादातर लोग वहाँ कराची से भी थे। जी तो वहाँ उन्होंने हमें अरेस्ट किया। जी तो सेंट्रल जेल में हमें उन्होंने टर्मिनेशन लेटर जेल में ही गई। बेज में जाके जेल में ही सुपरडेंट के सामने जी हमें रिसीव कराए ठीक कि आपकी नौकरियां जो हैं उन्हें ठीक। निकाल दी। कितने लोग फारिग हुए उस वक्त तो 15-16 थे, लेकिन बाद में कुछ ज़्यादा हो गए। ठीक उस वक्त जो क्रैकडाउन किया, जी जी कुछ हम लीडरशिप थी, हमें पकड़ना था, पकड़ के टेरर जी टेरर अपने आप का वो मैनेजमेंट ने या जिस किसी ने भी बनाना था वो बनाया। जी तो बाद में उन्होंने तकरीबन हर एरिया से जी वो जो बता रहा हूँ कि 27B का एक कानून नाफज किया जी इन्होंने 97 में। ठीक उस वक्त मियाँ साहब मोहतरम वज़ीर आज़म थे जी और इनके सरताज अजीज़ साहब इनके वज़ीर ख़जाना थे। ठीक ये कानून इन्होंने हमारे सामने जी पास करवाया असम्बली से। उसमें मैं और मेरे साथी शौकत भट्टी साहब, शायद चौधरी क्यूम साहब, मौलवी शरीफ साहब, ये हम गैलरी में बैठ के जी इनकी ये कार्रवाई देख रहे थे कि ठीक सरताज अजीज साहब ने मोशन पेश किया है जी कि ये 27B है, इसके तहत ऐसे होगा ऐसे होगा, जो बंदा बैंक में नहीं होगा उसका यूनियन का अहदेदार नहीं बनेगा। सही तो ये उन्होंने मेहरबानों ने जो भी उस वक्त MNAs थे जी उन्होंने वो जो तरीका होता है स्पीकर साहब का जी कि हु आर द फेवर ऑफ दिस में से आई, हु आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस में से नो। जी तो 3 दफ़ा आइज हैव इट, आइज हैव इट, आइज हैव इट, जी मोशन इज द पार्ट ऑफ द लॉ। सही ये पता नहीं 3 मिनट लगे या 4 लगे, ठीक स्पीकर साहब ने यह कानून पास करा दिया। उसमें इतजाज आसन साहब जी और अजमल खटक साहब जी जो कूड़ा खटक वाले थे, सही ये 2 आदमी मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने उसको अपोज किया हो कि ये आप स्टैंडिंग कमेटी को दे देते। जी लेकिन चूंकि इधर ये सारे मेहरबान इसमें मिले हुए थे, जी स्टैंडिंग कमेटी में तो बहस होती है ना जी कि क्यों ये पास कराना चाहते हैं। हम्म, सो फिर उसके बाद ये हुआ जी कि उन्होंने कहा कि मलिक मोहम्मद हैं जो है ये हमें पसंद नहीं है। सही तो मुझे लेटर दे दिया नौकरी से, जी चार्जशीट दी या ना दी, हम्म, ये लिख दिया कि योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सही ये मेरे पास आ गया, मैं बैंक से बाहर चला गया। जी उधर से नोटिस आ गया कि अब आप यूनियन के अहदेदार भी नहीं बन सकते। सही तो ये इन्होंने बैंक की ट्रेड यूनियन को ख़त्म करने के लिए जी वो कानून सारे बैंकों में इन्होंने लागू किया। 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक आपको जो दफ्तर दिया हुआ था, जो दफ्तर हमारा इनके साथ एग्रीमेंट में आया था कि हाँ ये इनको दफ्तर दिया जाएगा, इनको ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, ठीक वो सारा कुछ इन्होंने वापस छीन लिया। और जितनी हमारे पे सख्ती कर सकते थे जी वो इन्होंने की। ठीक गाड़ियों के पर्चे इन्होंने हम पे दिए। जी जी अच्छा, वो गाड़ियां इन्होंने हमें दी हुई थी खुद, जी जी लेकिन बाद में उसको शो करने के लिए कि ये पता नहीं को बदमाश थे या कौन से थे। और ये क्लास एक ये भी लिखी कि बैंक के अंदर कोई आदमी असला लेके नहीं जाएगा। सही तो ये क्या साबित किया इन्होंने कि ये यूनियन वाले तो असला लेके बैंक में घूमते हैं। ठीक और जो हमारा गार्ड होता है वहां पे, जी वो किसी को असला अंदर ले जाने नहीं देता, भले हम यूनियन वाले भी हों। वो कहता है नहीं जी मेहरबानी करें, जी मेरी नौकरी का मसला है, मैं आपका मेंबर भी हूँ, जी मैं आपको नहीं कोई भी नहीं लेके जाता था। सही लेकिन ये इन्होंने पेंट किया ना जी कि ट्रेड यूनियन वाले बदमाश हैं, सही वो ये करते हैं। ठीक आलम बदमाशी जितनी थी जी जी इन मेहरबानों की अपनी थी जिन्होंने बैंक को लूटना था। ठीक और एक मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि विलफुल डिफॉल्ट, जी वो आम बंदे को नहीं पता। विलफुल डिफॉल्ट क्या है कि जैसे आप किसी से झगड़ा हो जाए जी तो आप कहते हैं कि 7 गुजरते गुजरते यार आपस में तलखी हो गई, जी जी तो जो थड़ा दे के किसी को मारे उसका पर्चा और होता है ना जी। जी ये इन्होंने थड़ा दे के जैसे मैनेज करके मैनेजमेंट के साथ कुछ लोगों ने कर्जे लिए कि भी इसको हमने
फारग करना है अल्टीमेटली, तो पासबुक लाओ जी। पासबुक कहाँ से लाए? पासबुक पटवारी साहब से लाए। पटवारी साहब से लिखाया कि जो जमीन दे रहे हैं ये इसमें मूंगफली पैदा होती है, पता नहीं क्या क्या पैदा होता है, लेकिन सारी रेतली जमीन है, नकारा जमीन है, वो इन्होंने दे के कर्जे ले लिए। जब वो नजदीक आया काम कि ये पैसे नहीं दे रहे साहब, तो उन्होंने कहा जी नीलाम कर दें जमीन। तो नीलाम करने गए तो वहां को खरीदने वाले नहीं है। पता चला कि ये तो दिस इज द कॉल्ड विलफुल डिफॉल्ट, कि मैनेज करके, तो ये मैनेज किसके साथ करते रहे? बैंकों की इंतजामिया के साथ करते रहे, और करने वाला जो माफिया था पाकिस्तान में वो करता रहा। हम तो नहीं करते रहे। हमारा को कर्जा हो तो बताएं, हमें तो सिर्फ देते थे हाउस बिल्डिंग लोन, वो भी हम कागजात दे के उनसे अपना फर्द वर्द ले दे के हम अपना लोन लेते थे। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि जो इन्होंने हमारे मेहरबानों ने इस पाकिस्तान में किया है, बैंकों में लूट मार आज तक जारी है। और मजेदारी की बात यह है कि आप किसी बड़ी ब्रांच में शहर में जाएं, आपको 50 आदमी वहां पे यूबीएल हो, एमसीबी हो, लाइट बैंक हो, उसमें नजर आएंगे काम करते हुए। तो आप किसी से पूछेंगे कि आप में से यूनियन के मेंबर कितने हैं, तो जब आप पूछेंगे तो वो आगे पीछे देख के बताएगा कि कोई भी नहीं है। 50 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से यूनियन का मेंबर एक भी नहीं है। उनको कहा हुआ है कि अगर यूनियन के मेंबर बने तो सीधे घर। वो मलिक मसैन का, शौकत भट्टी का हाल देख लेना। कोई बंदा यूनियन मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं है। और आगे क्या करते हैं, कानून में जो ये ज्यादतियां कर रहे हैं पाकिस्तान में, कानून की हुक्मरानी है कि हमारे कैशियर को लेटर दे दिया कि यू आर प्रमोटेड एज ए कैश ऑफिसर। वो कैशियर के साथ कैश ऑफिसर का नाम लिख के दे दिया। उसे कहा कि तुम यूनियन में नहीं जा सकते, वो यूनियन में नहीं आ सकता। तो उसके काम क्या कर रहा है, वही कैश गिन रहा है पुराना। लेकिन ये जो इन्होंने ऐड किया, ये किसकी बदमाशी हो सकती है? ये इन सब मेहरबानों की बदमाशी है जो इन अदारों को लूट रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, और किसी को पल्ला नहीं पकड़वा रहे। हर मैनेजमेंट से बात करो तो कहते हैं कि हमने तो कानून के मुताबिक किया। तो कानून के मुताबिक मैं तो दावे से कहता हूं कि इस मुल्क में वो अदलिया भी मौजूद है जो हमारी हमदर्द है। जिन लोगों ने अदलिया के अदारों में या अदालतों में हमें रिलीफ दिया, कि आम पागल के बच्चे हैं कि उनको भी कहें कि इन्होंने रिलीफ गलत दिया। उन्होंने दिया रिलीफ, लेकिन ज़्यादा मेहरबान ऐसे हैं जो हर वक्त सौदेबाजी के चक्कर में होते हैं कि मैनेजमेंट क्या देते हो जी, कालीन देते हो, बायर की टिकट देते हो, उम्रा कराते हो, क्या देते हो, कोई कहीं से प्लाट लेके देते हो, बहुत बात करो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सौदेबाजियाँ की, हमारे सामने सामने उन्होंने हमारा सौदा किया कि मेरा केस लगा हुआ है और वो 3 मेंबर हैं NIRC के फुल बेंच के। तो बज़ाहिर कहते हैं कि आप जितना तो नेक आदमी हमने देखा ही नहीं, फिक्र ही ना करें, जब फैसला आता है तो मेरे खिलाफ आता है। तो मकसद कहने का ये कि इस मुल्क में बैंकिंग इंडस्ट्री की यूनियन जो और भी यूनियन जो हैं उसको इन्होंने कमज़ोर किया हुआ है। अब हमारे बैंकों में तकरीबन यूनियन नाम की सिर्फ कागजों में यूनियन है। स्टेट बैंक, UBL, अबीब बैंक, अलाइड बैंक, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची से पेशावर तक कितने मेंबर होंगे जो काम कर रहे हैं। हमारे मेंबर जो यूनियनाइज्ड होंगे वो 300 एक बैंक में, कराची से पेशावर। और ये किया क्यों है कि वर्कमैन उनका ख़त्म ही कर दिया ना सिलसिला। ये अफसर हो गया, जो क्लर्क था उसको क्या कि कस्टमर सर्विसेज मैनेजर। अच्छा, मैनेजर का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। अब हर जो मेहरबान है वो कहता है वो यार ये तो मैनेजर है। तो भाई मैनेजर करता क्या है? वो कैश अफसर जो है वो करता क्या है? वो कैश गिनता है। तो हमारा आपसे गुजारिश करने का मतलब या आपके चैनल के ज़रिए हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि ये काला कानून जो है इसको रजा रबानी ने, उनके साथियों ने, फारूक एच नायक ने और भी जो मेहरबान थे, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कता नज़र इसके कि जमाती सिस्टम में कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून को मुतफिका तौर पे मनसूख कर दिया हुआ है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जितने मेंबर थे सारी जमातों के, उनकी मेहरबानी, उन्होंने इसको कर दिया हुआ। अब ये मसला कौमी असम्बली में है, तो कौमी असम्बली से जब तक ये कानून मनसूख नहीं होता ये एक्ट नहीं बन सकता। और बैंकों की यूनियन जो है जिस तरह ये चल रही है उसी तरह ही चलेंगी, ये उनको मेंबर नहीं बनने देंगे।
और मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से, हुकूमत बेचारे ने तो पता नहीं क्या करना है, उनका अपना कोई हाल है या नहीं है, हो सकता है वो उनका हाल हो। मैं कहता हूं कि आप कानून बनवा दें कौमी असम्बली से कि इन अदारों में जो मुलाजम जो है वो उसके पास आयर एंड फायर की पावर है, बंदे को नौकर कर सकता है, बंदे को नौकरी से निकाल सकता है, वो एम्प्लॉयर उसको कह दें। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं कैश का, दूसरा क्लेरिकल, भले कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो आप उसको वर्कमैन कह दें। इंसाफ का तकाजा तो ये है। लेकिन अगर इनका हमारी मैनेजमेंटों का इंसाफ चलेगा तो इस मुल्क में बैंकों में यूनियन जो है तकरीबन, और अगर यही हाल रहा तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ये होगा कि आपके बैंक का यूनियनाइज्ड स्टाफ जो है, जो यूनियन के मेंबर हैं, वो यूबीएल में भी 150 भी नहीं रह गए, और हबीब बैंक में, अलाइड बैंक में, स्टेट बैंक में ये हमारी सूरत हाल जो है ये हो जाएगी। और ये जिस तरह मेहरबान लूट रहे हैं, पहले मैंने अर्ज किया है कि अदारा प्राइवेट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना लूटें कि आपको पूछने वाला ही नहीं है। यूबीएल से इन्होंने निकाले 5,416 लोग, वो 5,416 लोग भी सरताज अजीज साहब ने निकाले, मियाँ साहब का जमाना है। तो मियाँ साहब ने दूसरे दिन कुछ गर्मी आई कि जब पता चला ना कि ये क्या हुआ, तो कहा कि मैं इनको बहाल कर दूंगा। बाद में उनका जो वजीर खजाना है, जिस तरह आजकल आईएमएफ का है कि आईएमएफ से तो पता नहीं ये बेचारे डर के रोटी भी खाते नहीं खाते, वो सरताज अजीज साहब ने कहा कि मियाँ साहब अगर इन लोगों को बहाल किया ना दोबारा तो गवर्नमेंट ही ना जाती रहे। वो लोग 5,416 लोग आज तक सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। उनकी गोल्डन हैंडशेक की जो रकम थी वो फी अफसर बनती थी 45 लाख या 50 लाख। उसका वजह कि नेशनल बैंक ने या हबीब बैंक ने जिन अपने अफसरों को गोल्डन हैंडशेक दिया, उस जमाने में उन्होंने अपने अफसरों को 50 लाख या 40 लाख की दिया। तो इन्होंने क्या दिया? 5 लाख यूबीएल ने, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, पता नहीं किसी को 10 से ज्यादा दिया होगा। तो ये इन्होंने ज्यादती की। और जो 16 अरब रुपए थे स्टेट बैंक ने यूबीएल को दिए इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर कराएं, तो वो 16 अरब रुपए यूबीएल के कर्जे जो थे ना लोगों के, किन के थे? वो बहरहाल हमारे और आपके नहीं थे, वो जिनके थे वो इन्होंने माफ कर दिए। और वो जुल्म जो है ना, वो रकम थी इनकी अफसरान की गोल्डन हैंडशेक की, इन्होंने वो कर्जे माफ कर दिए। तो मेरा मुतालबा ये है इस मौजूदा गवर्नमेंट से कि ये आप ही के ज़माने में हुआ, आप मेहरबानी करें उन लोगों की गोल्डन हैंडशेक की रकम फी अफसर 45 लाख और 40 लाख जो 50 लाख ये उनकी अदायगी करें। और दूसरा, बैंक ऑफ पंजाब से अवेश खां एक प्रेसिडेंट था बैंक का, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, उसने वहाँ से बंदे निकाले। जब पता चला ना कि मैनेजमेंट करप्शन कर रही है, 10,000 का प्लाट मरले का लाख में ले रहे हैं, तो उन्होंने अवेश खां के ज़माने में उन्होंने बंदे निकाल दिए यूनियन के बुनियाद पे। आज तक वो बंदे पंजाब बैंक से धक्के खा रहे हैं। मैं उनके जो प्रेसिडेंट थे नईमुद्दीन, उनके भी पास गया, मिन्नत भी की कि निकाले किसी और ने थे, अवेश खां ने निकाले थे, आपने नहीं निकाले थे, मेहरबानी करें इन बेचारों को बहाल कर दें। वो नहीं माने जी, मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो ऊपर से कौन होता है जी? ऊपर या प्राइम मिनिस्टर होता है या वजीर आला होता है। तो हमारा मुतालबा ये है कि पंजाब बैंक से जो बंदे निकाले थे उनको तो अच्छा, वो बंदे कौन थे? वो क्लेरिकल नॉन क्लेरिकल थे ज्यादा। उन्होंने क्या आपका राज लीक कर दिया। लेकिन चूंकि ये यूनियन को तस्लीम नहीं करते, अगर ये यूनियन को तस्लीम करें तो यूनियन ये भी तो कह सकती है ना बैंक के प्रेसिडेंट को कि जो फ्रॉड हो रहा है फलां ब्रांच में, आपको पता चला कि नहीं चला? इनके जहन में है कि ये फ्रॉड व्राड जो होता है ना, यूनियन क्या काम है कि हमें कहें कि जी फ्रॉड हो रहा है, हमने फ्रॉड करना है, हम तो इस मुल्क में आए इसीलिए, हम फ्रॉड करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे, तुम कौन हो? तो हमारा मुतालबा ये है कि कौमी बैंकों के जो मुलाजमीन इन्होंने निकाले हुए हैं ट्रेड यूनियन की बुनियाद पर, उनको बहाल करें। वर्कमैन जो कैटेगरी है उसका ये फैसला करें कि वर्कमैन कौन है और एम्प्लॉयर जो है वो कौन है, उसको गुडमुड करके इन्होंने ट्रेड यूनियन का तबाही के किनारे ये हमारी ट्रेड यूनियन को ले जा चुके। मतलब जो आपकी यूनियन है इसका फाइनेंस कैसे चल रहा है?
हमारी यूनियन का मेरी जान इन दिनों में तो फाइनेंस आप समझे कि मैन टू मैन ही चल रहा है। ठीक। कि इसकी अगर मैं वजह- किसी ब्रांच में जाऊं जी मिसाल के तौर पे, जी जी तो किसी साथी के पास बैठूं जी जो यूनियन का मेंबर हो, तो वही मुझे चाय वाय पिलाएगा ना। जी अच्छा, जो मुझे देख के घबरा जाएगा, जी जी उसने मुझे फंड क्या देना है, जी उसने मेरी खिदमत क्या करनी है। ठीक। इस वक्त जो सूरत हाल है जी जी वो बहुत ही कमज़ोर है फाइनेंशियली तौर पे। हमारी जी वो पोजीशन है, जी हम हमें जो वकील करना होता है, जी जी मैं आज उन वकाला का शुक्रिया अदा करता हूँ जी यहाँ से आपके चैनल के तवज्जो से। जी जी कई वकाला के मैंने शौकत भट्टी साहब ने पैसे अभी देने हैं, ठीक पुरानी देता रहूँ मैं, हमने कहा पेश हो जाए, मेहरबानी करें, वो पेश हो गए, लेकिन हम उनकी पेमेंट नहीं कर सके। ठीक। तो यूनियन और बैंकों की इंतजामिया का कोई मुकाबला नहीं है जी इसमें। अगर कोई सुनता हो, जी अल्लाह करे आपके चैनल के जरिए हमारी को सुन ले, जी जी तो वो ये हमारे साथ इंसाफ करे कि हमें जो मेंबरशिप है हमारी यूनियन की, उसको मेंबर तो बनने दो ना भाई। जी और दूसरी फाइनेंशियल यही है कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता हूँ, शौकत भट्टी साहब का वहाँ घर है, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं से खाता हूँ। लाहौर जाता हूँ, वहाँ फलां तो उसका घर है, वहीं रहता हूँ, वहीं खाता हूँ। जी तो यही है। तो अब वो जो मसला था ना कि मेरी जेब भरी होगी, ठीक होटलों से मैं खाने खा लूंगा, वो ठीक मुश्किल है, वो ठीक मुश्किल है हमारी। ठीक। अब अपनी जेब से ही आपने दोस्तों दोस्त के अहबाब ताल्लुक की से। वजह से, जी दोस्त अहबाब की जी वजह जी से, या जो ठीक। प्योरली को हमारे हमदर्द हैं। जी जी देखो, हमें फंड तो वो देगा जी जी जिसको फंड देने की जी इजाजत है। जी जी अगर एक आदमी हमें 200 रुपया फंड देता है, उसकी दूसरे दिन टर्मिनेशन लेटर मिल जी जाता है, जी वो पागल है जो हमें कहेगा जी 200 ले आ जाओ, तो बाकी जितनी सैलरी है सारी मैं बर्बाद आप कर। क्या समझते हैं तकरीबन आपकी काफी उम्र हो गई है इस सारी एफर्ट में, क्या आप हासिल कर सके हैं मुलाजमीन के लिए? देखें सर, मुलाजमीन के लिए तो हमने बहुत कुछ हासिल किया। ठीक। जब हमारा वो सिलसिला चला जी कि बैंक इंतज़ामिया को हम चार्टर ऑफ डिमांड दें जी और वो उसको कंसिडर करे, ठीक। और चार्टर ऑफ डिमांड हम ये देख के दें कि इस मेरे भाई की सैलरी कितनी है, जी इसमें इतना ग्रेजुएट फंड में इजाफा हो, फलां में इजाफा हो, जी ओवर टाइम में इजाफा हो, जी जी वर्किंग पोजीशन जो है वो ठीक बेहतर हो जाए। ठीक या ये कह लें कि जितनी महंगाई होती है, जी जी उसका कुछ तनासब तो सैलरी में हमें नजर आए ना। जी जी तो वो हमने बहुत कुछ किया जब हमने बिस्मिल्लाह की थी। जी जिस वक्त गवर्नमेंटें भी हमारे से हाथ उठा लें, जी तो फिर एम्प्लॉयर जो होता है वो तो पहले ही इस इंतजार में होता है ना कि गवर्नमेंट को ना फेवर करे। सही। अगर गवर्नमेंट भी फेवर ना करे, जी तो एम्प्लॉयर भी हमारे खिलाफ हो, जी तो हम आप खुद बताएं जी कि हमारे पास क्या हो सकता है। अगर जी किसी के पास इतनी सी निश्तर निकल आए, जी तो कहते हैं ये तो चाकू मारने लगा था, बंदा मार देना था इसने। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इस पाकिस्तान में अगर ट्रेड यूनियन को ये मौका दें, तो मैं दावे से कहता हूँ कि यूबीएल में मेरे जो साथी हैं, मैं हूँ, शौकत भट्टी साहब हैं, चौधरी क्यूम साहब हैं, जो हमारा ग्रुप था, हम इस तरह से हाथ खड़े करते हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारी तलाशी ले लो। अगर ये आप साबित कर दें कि इन्होंने ट्रेड यूनियन की बुनियाद पे लोगों से पैसे लिए हों, प्रमोशन के पैसे लिए हों, या बैंक इंतजामियों को कहा हो कि ये गलत काम कर दो, तुम जो चाहो करते रहो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, काम ठीक करो, मैंने आपसे कुछ नहीं लेना देना। मेरे मुलाजिम जो है, इनका ये मसला है, ठीक इसको हल कर दो, ठीक मैं आपको फेवर करूंगा। और ये कई दफ़ा होता है कि एक नूर खान साहब जो थे, अल्लाह ताला गरी करामत करे, उन्होंने हमारा IRO बनाया था 1969 का। तो उन्होंने लिखा गया था, कई लोग तो बातें करते हैं ना कि जो वो फौज वाले, वो, मैं कहता हूँ मैन टू मैन बात करें। नूर खान साहब ने लिखा था कि जिस बंदे को कोई निकालेगा, जी वो अदालत में जाएगा, ठीक अदालत उसको बहाल कर देगी, तो निकालने वाला बंदा अंदर हो जाएगा। ये पहला IRO एयर मार्शल नूर खान साहब ने निकाला, जो वो एक फौजी जर्नैल थे। तो मैं कहता हूँ देखो ना, बंदे देखे ना आप। तो बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको फारग कर दिया ठीक कि ये तो हमने तो रोज बंदे निकालने हैं, तो अदालत अगर उसको बहाल कर देगी तो फिर एम्प्लॉयर अंदर हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सही। वो इन्होंने कानूनी तब्दील कर दिया। तो हमारा मतलब कहने के यूनियन को पनपने की इजाजत दो, जी करप्शन खत्म करो। सही। और अब मैं दावे से कहता हूँ जी कि हम अपनी जो ड्यूटी है, जी मैं समझता हूँ मेरा ग्रुप जो है पाकिस्तान में, हमने हर अपने साथी को कहा है कि तुम 9 बजे दफ्तर पहुंच जाते हो, सही। चाबी पास होती है, लेट नहीं होना भाई। लेकिन
करप्शन अगर इन्होंने करनी है तो उनके जहन में है कि भाई अगर यूनियन वाले जिंदा होंगे, तकड़े होंगे तो ये बातें करेंगे। उन्होंने हमें हमारा तिया पांचा कर भी रहे हैं और कुछ किया हुआ भी। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ दोबारा आपका कि हमारे ये जो मसाइल हैं, अल्लाह करे आपके चैनल के ज़रिए ये हुकूमत वक्त तक पहुँच जाएँ, हुकूमतों तक पहुँच जाएँ। और ये भी मैं ऐड कर दूँ कि हमने अपने मसाइल जो हैं ये हमने वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब जो थे, जो प्योरली IMF का, अब तो कहते हैं ना वज़ीर ख़जाना IMF का, वो बंदा ही IMF का था, वज़ीर आज़म जो था, उसको भी हमने लिख कर दिया। उसने कहा एहतसाब सबका होगा, उनका एहतसाब सबका होगा। तो हम बड़े खुश हुए, कह रहे एहतसाब। मैंने फिर उनको चिट्ठी भी लिखी कि मेहरबानी करें हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है इसका एहतसाब करें। फिर चौधरी शुजात साहब जो ये सदर थे काफ लीग के, इनको ख़त लिखा कि आपके परवेज़ मुशर्रफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो खारिया में रहमान नसीर साहब के बंगले पे हमने इनको यादाश्त पेश की। एक यादाश्त मैंने इनको वहाँ भी पेश की वज़ीर आज़म हाउस में, जब इन्होंने सब लोगों को खाना वाना बड़ा तकड़ा खाना खिलाया था, वहाँ भी ये यादाश्त मैंने पेश की। मियाँ नवाज शरीफ साहब को यादाश्त पेश की कि हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है इसको ठीक कर दें, ये 27B वाला कानून ख़त्म कर दें। आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि आप मेहरबानी करें, पीपल पार्टी, मैंने ये कहा कि 5416 अफसरान जो निकाले थे, बीबी ने वहाँ पिंडी में खड़े होकर कहा था, मैं उस जलसे में मौजूद था, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बंदे निकाले हैं, जब मैं आऊँगी तो मैं इन लोगों को दोबारा बैंक में लेके आऊँगी। तो बीबी तो दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला करी करामत करे। तो बाद में जरदारी साहब के ज़माने में कुछ नहीं हुआ। फिर आज जो खकान अब्बासी साहब जो, उनको भी लिखा। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये इनको चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे लिखा कि आप मेहरबानी करें, पंजाब बैंक से बंदे निकाले थे हमेश खान ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, आपने नहीं निकाले थे, आप मेहरबानी करें उनको बहाल कर दें। लेकिन चूंकि इनका हमारी यूनियन से, मजदूरों से कोई इतना प्यार नहीं है, अब मैं हर एक पार्टी को नहीं कह सकता, लेकिन प्यार होता तो ये हमारी जो पाबंदी लगी हुई है 97 से अब तक आप साल गिन लें कि अब तो सिल्वर जुबली होने वाली है हमारी पाबंदी की, जो बैंकों की ट्रेड यूनियन में लगी हुई है। तो ये लूट रहे हैं मतवातर, और हमारी वो पाबंदी उठाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ना को पंजाब बैंक के मुलाजमीन को बहाल करना चाहता है, ना UBL के जो गोल्डन हैंडशेक की रकम खा गए हैं, अपने दोस्तों के कर्जे इन्होंने माफ़ किए, तो वो 5416 लोग अभी तक धक्के खा रहे हैं सड़कों पे। वो मियाँ साकब निसार साहब जो हैं, जो मैंने गुजारिश किया कि हम जितने वज़ीर आज़म थे उनको हमने अपनी फेडरेशन की तरफ से कैटेगोरिकली याद कराया कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। हमने फलां साहब को भी कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मियाँ साहब को कहा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर दूसरे को कहा कि आप तो कुछ कर दें। जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया तो दूसरे को कहा आप तो कुछ कर दें। अब ये लास्ट में इमरान खान साहब को कहा, मैंने किसी के खिलाफ नहीं लिखा, कि ये लिखा कि उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं इज्जती हुई, हम ये भी कहते रहे, ये भी कह रहे थे, उन्होंने हमारे साथ कोई नेकी नहीं की, तो आप मेहरबानी करें आप हमारे मसाइल को सुन लें। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उनके लोगों की ज़ुबानी, वो जो लेबर विंग था ना इनका, तरीके इंसाफ का, मैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर खान साहब, हम जो इनके लेबर विंग के बंदे हैं, अगर हमें मुलाकात का वक्त देंगे मलक साहब, तो फिर हम आपकी बात करेंगे ना। ये तो हमें नहीं मुलाकात का वक्त दे रहे, आपकी बात कहाँ करें। कहने का मतलब ये है कि जितने बुजुर्ग आज़म थे जी, ये जिम्मेदार थे, इनकी हमने तरीके से मेहनत समाजत की है। और जो मेरे पास लेटर हैं, अगर आप वो पढ़ें, उसमें कोई ऐसी नाशाइस्तगी नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, बड़े अदब से लिखा है कि वो आप देखें ना, उन्होंने अमन नहीं सुना तो आप तो सुन लें। अब जैसे ये कर रहे हैं, ओ भाई वो खा गया, भाई वो खा गया, हम कहते हैं कि यार हमारी बात सुन लो, खा कौन गया हमसे पूछ लो। अगर आपको नहीं पता तो चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं, उनके पास लिस्ट बनी, हर एक के पास लिस्ट है, उनके पास कुछ ज़्यादा है, उन्होंने इकट्ठी की थी, मुझे सारे इकट्ठे करके दो, तो उनसे लिस्ट ले लो कि जो कौन कौन बैंकों से पैसे खा गया है, तो मेहरबानी करो वो वापस करा दो। लेकिन चूंकि वो सिस्टम है नहीं, तो हमारी गुजारिश फिर वही है कि ये मुल्क आपका नहीं है, मुल्क हमारा भी है, 22 करोड़ आवाम का भी है। हम बैंकों के जो मुलाजिम हैं, हम भी उन्हीं 22 करोड़ आवाम में आते हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे?
फिर ये अंदाज़ा होता है कि सोन इसलिए नहीं रहे कि मालियात बामुकाबला बैंक मुलाजम, तो फिर मालियात आपको अजीज़ होती है, बैंक मुलाजम आपको अजीज़ नहीं होता। मैं फिर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आसिम साहब का, आपका, और उम्मीद है कि आप आइंदा भी जिस तरह ये आपने हमें सुना, आप मेरे साथियों की बात सुनेंगे। इनके साथ भी साकिब निसार साहब ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है कि बैंक में बहाल किया हुआ है। आज हम गए बहाली की खबर सुनने के लिए, तो वहां जाके उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पहले तो कहा कि वकील को कि इनको बैठाओ, अगर इनमें से कोई बंदा कहेगा ना कि नहीं सर हम खड़े रहना चाहते हैं, तो मैं फाइल उठा के इनके मुंह में मारूंगा कि बदतमीज हैं। वो वकील ने कहा यहाँ बैठ जाएं, मैं भी साथ था, ये भी चारों बैठ गए। तो वकील साहब ने शुरू किया कि सर मेहरबानी फरमाएं, आपने कहा था ना सारी सैलरियां भी देंगे, उसके बराबर हम कहना ये चाहते थे, हमें 16,000 सैलरी दे रहे हो, हमारा जो साथी है बराबर का वो 35,000 ले रहा है, तो आप 35,000 हमें भी दें। हाँ बिल्कुल मिलेगी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वो बैंक इंतजामिया के एक टेलीफोन पे भाई साहब ढेर हो गए, तो वहाँ पे ऐलान कर दिया सुल्तान राय की तरह कि मैं अपना फैसला इस तरह दो हाथ करके अपना फैसला मैं वापस लेता हूँ, जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। ऐसे लगा के पता नहीं ये कोई चीफ जस्टिस है, ये भाई साहब या कोई डायलॉग है या कोई फिल्म बन रही है, वहाँ डायलॉग बोल रहा है। और आज तक बैंक इंतजामिया वाले हमें 11-11 लाख देना चाहते थे कि ये 55 लाख मांगते हैं, इनका 11 लाख बनता है, हमें 11 लाख भी उस शरीफ आदमी ने नहीं लेने दिया। और अब मैं अगर उसके ज़्यादा खिलाफ बोलूँ तो आपका चैनल भी तो उसको आगे नहीं चला सकता ना, क्योंकि चैनल ने भी तो चलना है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत मेहरबानी।